अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, यूनिवर्सिटीज़ में आ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 26 है। लेयर्स ऑफ कार्बन एटम इन ग्रेफाइट आर हेल्ड टुगेदर बाय। तो ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन होते हैं वो कुछ इस तरीके से पैरेलल अरेंज हुए वो होते हैं, और इनके दरमियान में जो अरेंज हुए वो होते हैं वो वेंडरफॉल फोर्सेस के थ्रू हुए हुए होते हैं। उसके बाद नंबर 27 है द इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी व्हेन। जब इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मैं बना के दिखा देती हूँ। देखो, जब इलेक्ट्रॉन बड़े वाले ऑर्बिट से छोटे वाले ऑर्बिट में आता है, यानी कि हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है, तो ही वो अपने अंदर से एनर्जी को निकालता है। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा जब वो हायर से लोअर ऑर्बिट में आता है। तो उसके बाद 28 है हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ H2O आर प्रोड्यूस इन बर्निंग ऑफ 2.5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2 एट STP। तो बेसिकली यहाँ पे ये स्टेशियोमेट्री का सवाल है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ इस तरीके की इक्वेशन होगी कि H2 प्लस O2 एरो H2O। जब बहुत ज़्यादा सिंपल इक्वेशंस होती हैं तो वो हमें मोस्टली सवाल में गिवन नहीं होती, तो वो हमें ख़ुद से बनानी पड़ती हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की हो गई, वाटर की हो गई। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगेगा और यहाँ पर 2 लग जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस किस्म की इक्वेशन हो गई हमारे पास। अब हमसे क्या कह रहा है, हमें देखो वॉल्यूम दिया हुआ है हाइड्रोजन का, ठीक है ना, और बोला हुआ है कि H2O का मास निकालो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो वॉल्यूम है इसको कन्वर्ट करेंगे मोल्स में, जिसका फॉर्मूला होता है मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22 ये रब नहीं हो रहा है तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ 22.4। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इस वॉल्यूम को डिवाइड करवाओगे 22.4 से, तो हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ़ मोल्स। अब ये जो नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास आ चुके हैं, आप इसको कंपेयर करोगे इस इक्वेशन से। इक्वेशन क्या कहती है कि जितने मोल्स हाइड्रोजन के होंगे उतने ही मोल्स पानी के मिलेंगे। तो यानी कि यहाँ से जो आप मोल्स निकालोगे वही मोल्स आपके होंगे वाटर के, है ना, क्योंकि ये मोल्स तो हमने निकाले हैं H2 के, और H2 के जो मोल्स हैं वही मोल्स वाटर के होंगे। तो ये जो मोल्स आएंगे यहाँ से उसी को हम कंसिडर करेंगे वाटर के लिए भी। और मोल्स आने के बाद हमें क्या निकालना है, बोला गया है मास निकालो ग्राम्स में, यानी कि मास निकालना है। तो जो भी मोल्स हमारे पास आएंगे, ठीक है, जो भी मोल्स हमारे पास यहाँ से निकल कर आएंगे आप उनको मल्टीप्लाई करवा दोगे वाटर के मॉलिक्यूलर मास से, जो कि होता है 18 से आप मल्टीप्लाई करवा दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 ग्राम्स। सही है, अब इसको एक बार सॉल्व भी कर लेना। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन N3H। अच्छा, तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। देखो N3H में हमें N का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। N के साथ 3 है, तो जो भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा हमें उसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 3 से, तो हम 3 को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में लिख देते हैं। फिर बीच में आएगा प्लस का साइन। उसके बाद आ जाते हैं हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है +1, तो मैं यहाँ पे सिंपल 1 देती हूँ और इसको हम 0 से इक्वेट करवा देंगे। अब जब हम इस +1 को इक्वल्स टू के उस तरफ भेजेंगे तो ये जो +1 है ये यहाँ जाने के बाद -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना +1 से। और ये जो मल्टीप्लाई में 3 है ये भी वहाँ जाके इस 1 से डिवाइड होगा तो अपॉन 3 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज मिसनेम्ड। कह रहे हैं चारों में ऑप्शन में से कौन सा वाला गलत नाम लिखा हुआ है किसका। एनिलीन बिल्कुल सही है, टॉलिन,
बेंजीन के ऊपर CH3 लगा होता है, ये भी सही है। कार्बोनाइल बेंजीन, ये गलत है क्योंकि देखो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये बेंजोइक एसिड होता है इसका नाम, जब बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ हो। तो हमारे ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन सही है, नाम गलत है इसका। 31 MCQs है, विच क्लास ऑफ कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल। हमेशा जब हम प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पे हमें एल्डिहाइड मिलता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एल्डिहाइड, ALD लिख देती हूँ, आप लोग समझ जाना, एल्डिहाइड मिलता है। और जब हम सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो उससे हमें मिलता है कीटोन, सही है, KET लिख देती हूँ मैं, कीटोन मिलता है। तो यहाँ पे हमसे क्या बोला है कि सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलेगा, तो हमें कीटोन मिलेगा। उसके बाद 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट। हमेशा याद रखना, एल्डिहाइड जो कि CHO ग्रुप होता है, एल्डिहाइड से ही हमें सिल्वर मिरर टेस्ट करवाते हैं और हमें सिल्वर मिरर मिलता है। H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज 1 एक्सपोनेंट -7। POH निकालनी है, POH निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, 14 माइनस PH बराबर होता है POH के, सही है। तो ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। अब इस फॉर्मूले में हमारे पास PH नहीं है, PH निकालने के लिए हमें जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन दी है उसके लिए इस निकालेंगे। तो PH निकालने का फॉर्मूला होता है थ्रू H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, PH इक्वल्स टू माइनस लॉग और H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, सही है। तो ये हो गया फॉर्मूला हमारे पास। अब आप लोग क्या करोगे, सिंपल यहाँ पे फॉर्मूले में सबसे पहले H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू रख के माइनस लॉग दबाओगे, ठीक है। सिंपल यहाँ से आप देख के पता लगा सकते हो कि 10 की पावर -7 है, तो PH निकल कर आ जाएगी आप लोगों के पास 7। इस PH को रखोगे यहाँ पे, ठीक है, ये PH निकल कर आप कहाँ रखोगे, इस फॉर्मूले में 14 में से माइनस करवाओगे PH को, जो कि आ गई 7, 14 माइनस 7, तो POH भी हमारे पास 7 आ जाएगी। उसके बाद है हाइड्रोजन डिफ्यूजेस मोर क्विकली देन ऑक्सीजन बिकॉज। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पहले डिफ्यूज इसलिए हो जाती है क्योंकि उसका वज़न कम होता है, इट हैज़ लेस एटॉमिक वेट। क्योंकि देखो जो चीज़ हल्की होती है वो, जैसे इंसानों में भी जो चीज़, इंसान पतला होगा वो तेज़ तेज़ भाग सकता है, लेकिन जो इंसान भारी होगा वो मुश्किल से भागेगा, स्लो भागेगा। सिमिलरली गैसेस में भी ये होता है, जो हल्की गैस होती है वो बहुत तेज़ी से डिफ्यूज़ हो जाती है, यानी कि फैल जाती है, भाग जाती है, और जो गैस भारी होती है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है फैलने के लिए। उसके बाद 0.2 m सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इन 500 ml कंटेन्स। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पर मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होता है मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में होता है। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो हमें मोलैरिटी दी हुई है, हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करके यहाँ से हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। जब आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो वो 0.1 मोल निकल कर आएंगे, लेकिन हमारा ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें देखो यहाँ पे मास भी गिवन है, हमें यहाँ पे मोल्स को सही से डिफाइन नहीं किया हुआ कि किसके मोल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो मोल्स निकल कर आए हैं इससे निकालेंगे हम H2SO4 का मास। तो ये जो 0.1 मोल्स निकल कर आएंगे आपके इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। कैसे निकल कर आएंगे कि मोलैरिटी को आप मल्टीप्लाई करवा दोगे वॉल्यूम से, और वॉल्यूम याद रखना ये ml में है, इसको डिवाइड करवा देना 1000 से, ताकि ये डेसीमीटर क्यूब में चला जाए, क्योंकि मोलैरिटी के फॉर्मूले में हम वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में रखते हैं। तो डिवाइड बाय 1000 करवा देना, ठीक है, ये 0.5 आ जाएगा। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.2 करोगे तो 0.1 मोल्स निकल कर आएंगे। फिर 0.1 मोल को आप क्या करोगे, इससे
0.1 थोड़ा ख़राब हो गया। इससे आप निकालोगे मास H2SO4 का, तो 0.1 को मल्टीप्लाई करोगे 98 से, क्योंकि 98 मोलर मास होता है। आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो 9.8 ग्राम्स आ जाएगा, जो कि ये ऑप्शन करेक्ट है। 9.8 ग्राम H2SO4 होगा हर 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर। 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये भी सिग्निफिकेंट यहाँ पे 2 हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद के ज़ीरो नहीं काउंट किए जाते। सिमिलरली यहाँ पे भी एंड के ज़ीरो काउंट नहीं किए जाते, यहाँ पे सिर्फ 2 हैं। 3 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर है, क्योंकि ज़ीरो 2 नॉन ज़ीरो के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर ये वाले 3 हो गए। उसके बाद क्या कह रहा है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NH3 आर प्रोड्यूस्ड। 28.2 ग्राम ऑफ NH4Cl व्हेन रिएक्टेड विद CaOH2। कह रहा है कि मास निकालो NH3 का, और मास दिया हुआ है हमें NH4Cl का, और ये हमें इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे, ये रही पूरी इक्वेशन, ये पूरी इक्वेशन है। यहाँ पर हमारे पास एरो है, और एरो के बाद यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एरो होगा, ये मैंने डॉट डाल दिया, जगह नहीं है एरो बनाने की, तो यहाँ पे एरो होगा। फिर जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो NH3 CaCl2 और H2O होगा। इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है। हम सिंपल क्या करेंगे कि ये जो हमें 28.2 ग्राम जो हमें दिया हुआ है मास NH4Cl का, हम इसको सबसे पहले कन्वर्ट कर लेंगे मोल्स के अंदर। तो जब आप लोग 28.2 ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट करने जाओगे, तो ये 28.2 को डिवाइड करवाना पड़ेगा आपको NH4Cl के एटॉमिक मास से, जो कि होता है 53.5। निकाल के भी देख लेना आप लोग वेरिफिकेशन के लिए। तो ये मोल्स निकल कर आएंगे हमारे पास 0.5, ठीक है, 0.5 मोल्स निकल कर आएंगे। अब तो मोल्स निकल कर आ गया, अब हम करेंगे स्टेशियोमेट्री का इस्तेमाल। स्टेशियोमेट्री में क्या होता है, हम कंपेयर करते हैं। इक्वेशन क्या कहती है कि 2 NH4Cl के मोल्स से 2 ही NH3 के मोल्स बनेंगे, यानी कि जो मोल्स निकल कर आए हैं हमें सवाल में दिए हुए हैं 0.5 मोल्स ऑफ NH4Cl, तो 0.5 मोल्स ही होंगे NH3 के भी। तो हम इन 0.5 मोल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं NH3 के लिए भी, क्योंकि दोनों के मोल्स बराबर हैं। तो आप क्या करोगे, मोल्स से मास में जाने के लिए, क्योंकि हमें सवाल में मास निकालने का बोला, आप इस 0.5 को मल्टीप्लाई करवा दोगे NH3 के मोलर मास से, जो कि होता है 17। ये सॉल्व करने के बाद आंसर तकरीबन बराबर आ जाएगा 7 ग्राम के, ठीक है। उसके बाद द केमिकल फार्मूला ऑफ लिथार्ज इस, लिथार्ज का फॉर्मूला होता है PbO, इसको याद रखना। उसके बाद 39 है, हीलियम गैस इफ्यूजेस फ्रॉम 1 लीटर कंटेनर एट STP इन 4 सेकेंड थ्रू अ स्मॉल होल, टाइम टेकन बाय SO2 गैस फॉर द इफ्यूजन फ्रॉम सेम कंटेनर एट द सेम कंडीशंस विल बी। हमें हीलियम के लिए वॉल्यूम दिया हुआ है और हमें टाइम दिया हुआ है, और हमसे बोला जा रहा है कि बताओ SO2 क्या टाइम क्या होगा इफ्यूज़ होने का उसी होल से और उसी सेम वॉल्यूम वाली जगह से। यानी कि बेसिकली कहा जा रहा है कि दोनों गैसेस एक ही डब्बे में बंद है, ठीक है। उस डब्बे से हीलियम गैस को फैलने में लगने हैं 4 सेकेंड, तो बताओ SO2 गैस को कितना टाइम लगेगा। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जो कि होता है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से ही आता है, T2/T1, यानी कि टाइम ऑफ गैस 1 अपॉन टाइम ऑफ गैस 2 इक्वल्स टू √m2 अपॉन m1। सिंपल आप लोग को क्या करना है, आप लोग किसी भी एक गैस को T1 कह लो, किसी भी एक गैस को T2 कह लो। जैसे कि मैं T1 कह देती हूँ हीलियम को, और मैं T2 कह देती हूँ SO2 को। तो सिंपल आप लोग क्या करोगे, T2 को उधर ही रहने दोगे, सही है ना, और T1 को उधर भेज दोगे, मल्टीप्लाई करवा दोगे। M2 क्या है, मोलर मास ऑफ SO2 गैस, और M1 क्या है, मोलर मास ऑफ हीलियम। SO2 गैस का जो मोलर मास होता है वो 64 होता है, ठीक है।
और हीलियम का जो मोलर मास होता है वो 4 होता है, सॉरी। टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड, वही वहाँ जाके इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि पहले आप इन दोनों का रूट निकालोगे, फिर आप मल्टीप्लाई बाय 4 कर दोगे, तो हमारे पास जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 16 सेकेंड्स। उसके बाद है द फर्स्ट स्टेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड इज द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय ऑक्सीजन, विच वैल्यूज फॉर डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी आर नीडेड टू बैलेंस द इक्वेशन। अच्छा, ये जो इक्वेशन है ना, अगर आप कहीं पे बैठ के, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये एमडी कैट में आ जाता है या किसी यूनिवर्सिटी के टेस्ट में आ जाता है, तो मेरे हिसाब से अगर आप वहाँ बैठ के इस इक्वेशन को सॉल्व करने बैठोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मतलब ये इक्वेशन आपको बैलेंस करने में तकरीबन 5 मिनट तो लग ही जाएंगे, या फिर 5 से 7 मिनट लग सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग एट द पॉइंट, आप इस इक्वेशन को याद कर लो। याद करने के लिए क्या करो आप लोग, इस इक्वेशन को, क्योंकि इसके अंदर कभी कभार ऑक्सीजन को डिफरेंट तरीके से बैलेंस किया जा रहा होता है, कभी कभार अलग तरीके से। तो 2 तरीके हैं इसको बैलेंस करने के। तो मैं आपको सिंपल होल नंबर वाला तरीका बता देती हूँ कि यहाँ पर NH3 के साथ आप लगाओगे 4, ऑक्सीजन के साथ लगाओगे 5, NO के साथ लगाओगे 4, क्योंकि देखो इधर भी N4 है तो उधर भी इस वाले N के साथ 4 लगेगा, और इसके साथ लगा दोगे 6। तो इस तरीके से आप इसको बैलेंस करोगे तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। इसको आप लोग याद कर लेना, क्योंकि अगर मैं बैलेंस करना सिखाऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर आप इसको बैलेंस करके सॉल्व भी करोगे वहाँ पे, तो वहाँ पे भी आपको टाइम लगेगा। तो इससे बेहतर इस इक्वेशन को याद कर लो। टॉलेंस रिएजेंट फॉर सिल्वर मिरर व्हेन इट रिएक्ट्स, तो अभी मैंने बताया था टॉलेंस सिल्वर मिरर कब बनता है, फॉर्म एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का इस्तेमाल होता है। What is the change in internal energy of system that absorb 325 joules of heat and does work? इंटरनल एनर्जी निकालनी है। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इज इक्वल्स टू Q माइनस W। Q क्या है हमारे पास, Q है 325, माइनस करोगे 455 तो माइनस 130, इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग आ जाओ नेक्स्ट MCQs पे। इस पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट आयोटैक नेम ऑफ द CONH3 6Cl। तो नेमिंग आपको करनी आनी चाहिए कॉम्प्लेक्सेस की। सबसे पहले हम अगर सबसे पहले तो कैटाइन का नाम लिखते हैं। कैटाइन तो यहाँ है ही नहीं, तो उसके बाद हम आ जाते हैं लाइगेंड पे। लाइगेंड यहाँ पर है अमाइन, तो यहाँ पे कितने अमाइन है, हेक्सा अमाइन है। लाइगेंड के बाद हम अपने मेटल का नाम लिखते हैं, मेटल है कोबाल्ट, और लास्ट में, अच्छा मेटल के बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर आता है, और फिर लास्ट में जो एनाइन लगा हुआ है उसका नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे है क्लोराइड, तो यहाँ पर हेक्सा अमाइन। अच्छा, ये जो अमाइन होता है ये एक न्यूट्रल लाइगेंड होता है, यानी कि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है। तो अगर आप इस इक्वेशन को इक्वेट करवाओगे CO के लिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, तो देखो CO आ गया, ठीक है, CO आ गया प्लस NH3 का जो ऑक्सीडेशन नंबर है 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि NH3 का 0 होता है, इसके साथ 6 लगा हुआ है तो 6 0 से 0 हो जाएगा। फिर प्लस आ गया, अच्छा क्लोरीन है Cl3 है, क्लोरीन का माइनस होता है, यहाँ पे 3 है तो ये -3 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 करके इक्वेट कर दोगे। अब ये जो -3 है जब उधर जाएगा तो ये फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा +3। +3 को देखकर ही हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट और 3 क्लोराइड। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स बोथ बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, जिसमें एक मेंबर दूसरे मेंबर से डिफर कर रहा हो CH2 के साथ, यानी कि दोनों में सिर्फ CH2 का डिफरेंस आ रहा हो दोनों के फॉर्मूले में। तो हम यहाँ पे देखते हैं किस में आ रहा है। यहाँ पे कार्बन 2 हैं, यहाँ पे भी कार्बन 2 हैं तो उसमें नहीं हो सकता। यहाँ पे कार्बन 2 है, यहाँ पे भी 2 है तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे कार्बन 2 है, हाँ यहाँ पे हो सकता है कुछ। और यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हैं और यहाँ पे 6 हैं, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन में इन दोनों के अंदर CH2 का डिफरेंस आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा।
The enthalpy change for two reactions are given by equations below. हमें ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस की हमें इंथैल्पी दी हुई है और बोला जा रहा है इस वाले रिएक्शन की इंथैल्पी निकालो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जब इक्वेशन जिसकी हमें इंथैल्पी चेंज निकालना होता है हम उसको एनालाइज कर रहे होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पर 3x है, तो सबसे पहले तो जहाँ पर एक x वाली इक्वेशन जो है उसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 3 से, ठीक है। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दोगे आप लोग 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करवाने पे क्या होगा कि इन सब के साथ 3 लग जाएगा, ठीक हो गया। इन सब के साथ 3 लगेगा तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई होकर -150 हो जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, मल्टीप्लाई करवाने के बाद आप लोग क्या करोगे, अब हम वापस से अपनी इक्वेशन को देखते हैं। इक्वेशन में हमारे पास 3x है, a2 और b3 है। अगर आप इधर आओ, a2 और b3 इस नहीं बल्कि ऊपर वाली इक्वेशन में है a2 और b3, और ये किस साइड पर है, प्रोडक्ट साइड पे। हमें इक्वेशन में चाहिए रिएक्टेंट साइड पे, तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। मल्टीप्लाई करवाने के बाद आप लोग क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 1 को ऊपर लिखोगे और इसको सब्सट्रैक्ट करवा दोगे इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 से जब आप सब्सट्रैक्ट करवाओगे तो जब हम सब्सट्रैक्ट करवा रहे होते हैं तो जितनी भी पॉजिटिव साइन होती हैं वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा, इन तीनों की साइंस नेगेटिव हो जाएंगी, ठीक है। ये बी और ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सही है। उसके बाद क्या होगा, 3x यहीं रहेगा, यहाँ पे ये -a2b3 है। जैसे हम मैथ्स में करते हैं ना कि अगर इधर माइनस है तो इक्वल्स टू के उधर भेजे थे तो प्लस हो जाता है, सिमिलरली यहाँ पे ये a2b3 माइनस में है तो उधर इक्वेशन के यानी कि इक्वल्स टू के उधर एरो के उधर भेज दोगे तो ये a2b3 पॉजिटिव का हो जाएगा, जैसे देखो यहाँ पे इक्वेशन में दिया हुआ है। फिर हमारे पास कुछ नहीं बचा, इक्वल्स टू यानी कि एरो लगाएंगे। एरो लगाने के बाद देखो अब यहाँ पे माइनस में है, तो जब ये माइनस में है तो हम इसको वापस इक्वेशन के उधर भेज देंगे, एरो के उधर चला जाएगा तो यहाँ पे आके पॉजिटिव हो जाएगा और ये 3x भी यहाँ पर एज इट इज आ गया। आप जब -150 में से, क्योंकि आप इस वाली इक्वेशन ना इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करवा रहे हो ना, नीचे इक्वेशन नंबर 2 लिखोगे आप, फिर इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो क्या होगा कि -150 में से आप माइनस करवा रहे हो -550 को, ऐसे कुछ लिखोगे, कैलकुलेटर में डालोगे -150 में से माइनस करवा रहे हो -550, ऐसी है। जब आप इसको सॉल्व करवाओगे तो हमारे पास आंसर निकल कर आएगा 400, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोबेंजीन रिएक्ट्स विद क्लोरीन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, आइडेंटिफाई द कंपाउंड फॉर्म्ड। बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि बेंजीन के ऊपर हमारे पास लगा हुआ है NO2। NO2 आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, यानी कि जो भी बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन होगी तो इसके पास जो ग्रुप आएगा ये को मेटा पोजीशन पर लगाएगा। तो अभी हम नाइट्रोबेंजीन की अंदर सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन जब आकर लगेगा तो वो चूँकि NO2 मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो ये क्लोरीन को मेटा पोजीशन पर लगाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 47 है, a student was preparing a standard solution of 0.2 n of oxalic acid in 250 ml flask. He was given 0.1 m stock solution. The volume of stock solution required is, तो देखो हमें यहाँ पे नॉर्मेलिटी दी हुई है 0.02, ऑक्जेलिक एसिड की इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम कह देते हैं V1, ठीक है। उसके अलावा ही वॉज गिवन 0.1 मोलैरिटी दी हुई है, इसको कह देते हैं हम M2। M2 क्यों कह रहे हैं, मैं इसको M1 क्यों नहीं कहा, क्योंकि देखो M1 हम यहाँ से निकालेंगे, इसको M1 कह दिया, जो चीज़ पहले गिवन होती है वो 1 हो जाती है, जो बाद में वो 2, और वॉल्यूम ऑफ द स्टॉक सोल्यूशन यानी कि V2 निकालना है। स्टॉक सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिंपल, M1 V1 इक्वल्स टू
M2V2। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब हमारे पास एक मसला क्या है कि हमें यहाँ पे नॉर्मेलिटी दी हुई है लेकिन हमें मोलैरिटी चाहिए। तो यहाँ पे मैं नीचे सॉल्व कर लेती हूँ। देखो, मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें नॉर्मेलिटी से मोलैरिटी निकालनी है तो मोलैरिटी निकालने के लिए जो नॉर्मेलिटी दी हुई है उसको आप डिवाइड करवा दोगे एन फैक्टर से। एन फैक्टर क्या होता है, अगर हम यहाँ पे एसिड की बात करें तो एसिड कितने एच पॉजिटिव आयन दे सकता है, ये उसका एन फैक्टर होगा। अगर यहाँ पे बेस होती तो बेस कितने ओ एच नेगेटिव आयन दे सकती है, वो उसका एन फैक्टर होता। ऑक्जेलिक एसिड का जो एन फैक्टर होता है, यानी कि ऑक्जेलिक एसिड के अंदर जो है वो 2 H होते हैं। ठीक है, 2 H होते हैं, यानी कि ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है C2H2 और O4, ये फॉर्मूला होता है ऑक्जेलिक एसिड का। तो ऑक्जेलिक एसिड के अंदर आप देख सकते हो 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं, यानी कि ये एसिड 2 H पॉजिटिव आयन दे सकता है। तो 0.02 को सबसे पहले तो आप लोग डिवाइड करवाओगे, 0.02 को डिवाइड करवा दोगे सबसे पहले तो आप लोग 2 के साथ। ठीक है, डिवाइड करवाने के बाद यहाँ से हमें मिल जाएगा हमारा M1 जो कि हमें चाहिए था, मोलैरिटी मिल गई। अब क्या करोगे आप, जो यहाँ से आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करवाओगे 250 के साथ। ठीक है, M1 क्या है, ये रहा, निकाला हमने अभी, यहाँ से आ गया M1। V1 क्या है, ये सवाल में गिवन है, V1 ये रहा, इक्वल्स टू M2 0.1 दिया हुआ है, यहाँ पे रख दोगे, और V2 हमें निकालना है। तो क्या करोगे आप, सिंपल इस M2 को वहाँ भेज दोगे, ये वहाँ जाके M1 V1 से डिवाइड हो जाएगा और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा जो कि होगा 25 ml। सही है, सिंपल वैल्यू पुट करनी है। M1 यहाँ से, V1 ये रहा, मल्टीप्लाई करवाओगे, डिवाइड करवा दोगे M2 से जो कि है 0.1। उसके बाद MCQs नंबर 48 पर आते हैं। अ कंपाउंड कंटेनिंग 59.9% कार्बन, 13.16% हाइड्रोजन एंड 26.94% ऑक्सीजन हैज़ अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 180 AMU। इट्स मॉलिकुलर फॉर्मूला इज, देखो अगर इस किस्म के सवाल आए, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, तो इसमें सिंपल आप मॉलिकुलर वेट देखो, यहाँ पे 180 है। अब इन चारों का मॉलिकुलर वेट आप कैलकुलेट करो, जिसका 180 निकल कर आ जाएगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मुझे तो ऐसी पता है कि यहाँ पे जो ग्लूकोज का फॉर्मूला दिया हुआ है C6H12O6, उसका 180 AMU मॉलिकुलर वेट होता है, मोलर मास होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दैट NSO4 एंड NiSO4 आर डैश क्रिस्टल्स। तो ये आप लोगों ने क्रिस्टल सिस्टम पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, तो ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑर्थोरोम्बिक। 50 है, इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन हैविंग 2 रिएक्टेंट्स इन इक्विलिब्रियम इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर डबल देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल। अभी मैंने रिसेंटली एक लेक्चर डाला था फर्स्ट ईयर का, जिसमें मैंने फर्स्ट ईयर का नहीं, मैट्रिक का मैंने लेक्चर डाला था, जिसमें मैंने बताया था केसी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, जिसमें मैंने कहा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ये किसी और चीज़ पर डिपेंड ही नहीं करता, ये सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। आप भले कंसनट्रेशन को डबल कर दो, हाफ कर, कुछ भी कर दो, तो कंसनट्रेशन बढ़ाने से रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की केसी पे कोई असर नहीं होता। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, रिमेन्स द सेम। मैं आपको यहाँ पे इसकी आंसर की शेयर कर देती हूँ। यहाँ 26 से आप लोग ऑनवर्ड्स देख सकते हो आंसर सारे। ठीक है, तो ये आप लोग चेकआउट कर लेना, वेरीफाई कर लेना आंसर्स को। ठीक है, तो ये आज के हमारे MCQs हो गए जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अपकमिंग जो टेस्ट होने वाले, जैसे ND का राउंड 2 होने वाला है, उसके अलावा MD कैट के लिए इम्पॉर्टेंट है, और भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो ये सारे मिक्स हैं, सारे कंबाइन हुए हुए MCQs हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए हों। जब तो अभी हम अपने लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।